मित्रों नमस्कार। इस नए सत्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अवध के विलय पर। अवध की विजय नहीं कह रहा मैं, क्या कह रहा हूँ, अवध का विलय। पिछले लेक्चर में मैंने बताया किस तरह अंतिम पूर्ण स्वाधीन राज्य पंजाब को जीतकर अंग्रेज़ों ने अंग्रेजी कंपनी के राज्य में मिलाया और अवध को स्वतंत्र बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया था। आपको याद है कि जब बक्सर का युद्ध हुआ था और युद्ध में पराजित होने वाली भारतीय शक्तियों में एक थे आपके सुजाउद्दौला, उन्हीं की पहल पर ये युद्ध भी हुआ था। मीर कासिम और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर के सुजाउद्दौला ने युद्ध किया था। और युद्ध के बाद जो संधि हुई थी इलाहाबाद में, इलाहाबाद की दूसरी संधि, उसके तहत अवध में अंग्रेजी सेना तैनात कर दी गई थी और अन्य प्रावधानों के साथ साथ अवध में अंग्रेजी सेना तैनात कर दी गई थी। और आप जानते हैं कि ये यहाँ तैनात जो अंग्रेजी सेना है अवध में, ये पूरी तरह अवध के खर्चे पर पल बढ़ रही थी और उत्तर भारत पे कभी सैन्य आवश्यकता पड़ती तो अवध में तैनात सेना उपलब्ध हो जाती। मराठों को हराने में अवध में तैनात सेना की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। ठीक है ना। तो थोड़ा सा अवध का हम इतिहास देख लेते हैं जो उपलब्ध है। वैसे भी पुस्तकों में एक साथ अनुपलब्ध है, कड़ियाँ जोड़ करके इसको तैयार किया गया है। आप जानते हैं दोआब क्षेत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका अवध है आपका, और वही अवध संयुक्त प्रांत बना जो आज अब आप उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं कमोबेश। और शुरू में राजधानी अवध की क्या थी? फैजाबाद। और बाद में क्या हुई? लखनऊ। देखेंगे कि किसने फैजाबाद से बदलकर लखनऊ की, क्या हुआ, क्या क्या घटनाक्रम है। तो अवध के नवाबों पर बात करें तो सादत खां उर्फ, इसी को बुरहान उल मुल्क की उपाधि मिली हुई थी। सादत खां उर्फ बुरहान उल मुल्क, ये सिया मत का अनुयायी था, सुन्नी नहीं, सिया था, सिया मुसलमान, निसापुर के सैयदों का वंशज था और इसी को स्वतंत्र अवध राज्य का संस्थापक माना जाता है। कैसे, है ना, इस बात को हम देखते हैं। आप जानते हैं कि सैयद बंधु जो छाए हुए थे मुग़ल राजनीति में एक समय, और उन्होंने जल्दी जल्दी 1719 में मुग़ल बादशाहों को गद्दी पर बैठाया था। किंग मेकर के नाम से जाने जाते हैं सैयद बंधु, अब्दुल्ला खां, हुसैन अली खां। तो मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह जो 1719 में गद्दी पर बैठे थे, 48 तक शासनकाल रहा। मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह को सैयद बंधुओं से छुटकारा दिलाने में सादत खां की भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण रही थी। मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला के समय ही सैयद बंधुओं का पतन हुआ और सैयद बंधुओं से छुटकारा दिलाने में, यानी उनके पतन में, मुग़ल सम्राट का साथ दिया था सादत खां ने, निज़ाम वगैरह ने भी दिया था। इसी का इनाम मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह ने सादत खां को दिया और सबसे पहले 1720 में इसे बयाना का सूबेदार नियुक्त किया। कहाँ का? बयाना का सूबेदार बनाया था 1720 में। बयाना आप जानते हैं भरतपुर राजस्थान में है। बयाना जो सूबा था उसके अंतर्गत आगरा भी आता था। आगरा भरतपुर के नज़दीक ही है, आपको बताया भी गया पहले। तो 1720 में मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह ने सादत खां को बयाना का सूबेदार नियुक्त किया और 1720 से लेकर 1722 तक ये बयाना का सूबेदार रहा।
बयाना की ही सूबेदारी में आगरा भी आता था। अतः सादत खां ने अपने नायब, नायब क्या होता है? उप प्रमुख, ठीक है ना। तो सादत खां ने 1720 से 22 तक बयाना की सूबेदारी संभाली। आगरा भी बयाना की सूबेदारी में आता था, इसलिए शायद सादत खां ने अपने नायब नीलकंठ नागर, क्या नाम था? नीलकंठ नागर के द्वारा बयाना की सूबेदारी संचालित की, सॉरी आगरा की सूबेदारी संचालित की थी। अपना बयाना में रहता था। एक सवाल भी यूपी पीएससी में पूछा गया है कि नागर ब्राह्मणों का प्रभाव किसके समय बढ़ा? सादत खां के समय नागर ब्राह्मण थे। नीलकंठ नागर के द्वारा आगरा की सूबेदारी संचालित की थी, है ना। अपना नायब नियुक्त किया था जो आगरा देखता था, और 20 से 22 तक बयाना का सूबेदार रहा। 1722 में इसे अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया। कब? 1722 में। इस समय से लेकर के, यानी 1722 से ही इसने अवध में स्वतंत्र शासन शुरू किया, यानी मुगल दरबार से मुक्त शासन, स्वतंत्र शासन शुरू किया। इसीलिए अब स्वतंत्र अवध राज्य का संस्थापक इसी सादत खां को कहा जाता है, ठीक है। और भले ही अवध में स्वतंत्रता पूर्वक शासन करने लगा 1722 से, लेकिन मुगल दरबार से संबंध बनाए रहा। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह से अच्छे संबंध बने रहे इसके। अरे मुगल सम्राट भी कमजोर था, जाओ स्वतंत्र हो भाई, लेकिन जरूरत पड़ने पे मदद तो दो, है ना। ये स्वतंत्रता को तो हम बाधित नहीं कर सकते, इतनी शक्ति थोड़ी रह गई है मुगल बादशाह की। आप ये भी जानते हैं मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के कार्यकाल में ही नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। नादिर शाह, जिसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, नादिर शाह की सेना और दिल्ली की मुगल सेना के बीच करनाल, हरियाणा में करनाल का युद्ध हुआ था 24 फरवरी 1739 को। कब हुआ था? 24 फरवरी 1739 को करनाल का युद्ध हुआ था। अब देखिए, ये बहुत बड़ा संकट था। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? मुगल सेना का नेतृत्व इसी सादत खां ने किया था। किस युद्ध में? करनाल के युद्ध में। मुगल सेना, जो दिल्ली की सेना थी, पराजित रही थी, है ना। और नादिर शाह की विजय हुई थी करनाल के युद्ध में। सेना का, मुगल सेना का नेतृत्व करने वाले सादत खां को नादिर शाह ने बंदी बना लिया था। और इस करनाल के युद्ध में मुगल मीर बख्शी, कौन? मुगल मीर बख्शी, सैन्य मामलों के प्रधान अधिकारी, खान ए दौरान मारे गए थे। यानी मुगल मीर बख्शी का पद खाली हो गया था और सादत खां को नादिर शाह ने बंदी बना लिया था। सादत खां, जो पद ये मीर बख्शी का खाली हुआ था, ये पद चाहता था कि वही भले हार गया, लेकिन मैंने मुगल बादशाह का साथ दिया तो कम से कम ये मीर बख्शी का पद मुझे दे देगा। तो नादिर शाह का बंदी है। उसी दौरान ये मीर बख्शी का पद मुगल सम्राट ने दे दिया किसको? निजामुल मुल्क को। संक्षेप में इतना समझ लीजिए कि जब मीर बख्शी का पद निजामुल मुल्क को दे दिया मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने, तो सादत खां नाराज हो गया, क्योंकि वो मीर बख्शी का पद खुद चाहता था। इसीलिए सादत खां ने, जो इस समय नादिर शाह का बंदी है, सादत खां ने नादिर शाह को भड़काया
कि आप दिल्ली पर अवश्य आक्रमण करो। पहले समझा रहा था कि मत 2 करोड़ लेके चले जाओ, लेकिन जब निजाम ने ये सौदा तय कर लिया तो खुश होकर के मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह ने निजाम को मीर बख्शी पद दे दिया, जबकि सआदत खां मीर बख्शी का पद चाहता था। इसीलिए वो नाराज होकर के, आप जानते हैं, नादिर शाह को भड़काना शुरू करता है। किसको? नादिर शाह को। और कहता है नादिर शाह को कि ये दिल्ली पर आक्रमण करोगे। सआदत खां नादिर शाह से कहता है दिल्ली पर आक्रमण करोगे तो आपको 2 करोड़ तो छोड़िए 20 करोड़ कम से कम मिलेंगे। 24 फरवरी को यह युद्ध हुआ था मुगल सेना और नादिर शाह की सेना के बीच। जब भड़काया सआदत खां ने तो 20 मार्च 1739 को नादिर शाह ने दिल्ली में प्रवेश किया। 2 दिन बाद 22 मार्च को ये अफवाह फैल गई कि दिल्ली में दंगा हो गए। अफवाह फैल गई कि नादिर शाह मारा गया और आग बबूला हुआ नादिर शाह। फिर 23 मार्च से जमकर दिल्ली को लूटना शुरू किया। 2 महीने रहा दिल्ली में नादिर शाह। दिल्ली को जब लूटना शुरू किया तो कहीं उसको 20 करोड़ नजर नहीं आए। तो नादिर शाह ने सआदत खां को धमकी दी कि तुमने तो कहा था कि दिल्ली पर आक्रमण करोगे तो 20 करोड़ तो मिलेंगे ही। जब 20 करोड़ की आय नहीं हुई उसे दिल्ली लूट से, तो उसने सआदत खां को धमकी दी। इतना डर गया सआदत खां कि जहर खाकर सआदत खां ने आत्महत्या कर ली। इस भी सवाल पूछा गया है, किसने? अवध के संस्थापक सआदत खां ने आत्महत्या कर ली। और सआदत खां के बाद उनके भतीजे और दामाद दोनों सफदरजंग अवध के नवाब बने। उन्होंने सफदरजंग ने सआदत खां की ओर से नादिर शाह को 2 करोड़ रुपए दिए, तब नादिर शाह से जान छूटी। और 2 महीने दिल्ली में ठहरने के बाद मई 1739 में नादिर शाह वापस लौट गया। सफदरजंग की बात करें, दूसरे नवाब, एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया किसे वजीर नियुक्त किया गया था। मुगल सम्राट ने सफदरजंग को मुगल साम्राज्य का वजीर नियुक्त किया था, इसीलिए इसे नवाब वजीर भी कहा जाता है। ठीक है ना। शांतिपूर्ण रहा इसका शासनकाल। यह धार्मिक रूप से सहिष्णु था। इसका एक विश्वास पात्र था हिंदू नवाब राय, जिसे बहुत मानता था। सफदरजंग की मृत्यु के बाद आए शुजा-उद-दौला। और आप जानते हैं जब अवध के नवाब शुजा-उद-दौला थे तो इनका कार्यकाल घटनाओं से भरा रहा। आपको बताया था कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। इलाहाबाद की संधि से के तहत क्या हुआ? अवध से हर्जाना वसूला गया था 50 लाख। रिकॉल करिए, देखिए बंगाल विजय भाग 2 पढ़िए, लेक्चर वीडियो आप देखिए, सुनिए तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। और अवध से क्या किया गया था? अवध से कड़ा और इलाहाबाद जिले छीन कर किसे दिए गए थे? मुगल सम्राट को दिए गए थे। लेकिन याद करिए, मराठा जब पढ़ा रहा था, मराठा पेशवा माधवराव के समय जो अंग्रेजों के पेंशनर इसी समय से 1765 से इलाहाबाद में अंग्रेजों के पेंशनर के रूप में रह रहे थे मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, उन्होंने क्या किया? मराठों का संरक्षण स्वीकार कर लिया और पेशवा माधवराव के समय मराठे ले जाकर उन्हें दिल्ली की गद्दी पर बैठाते हैं। तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से अंग्रेज नाराज हो जाते हैं। और उस समय अंग्रेज गवर्नर कौन था? गवर्नर जनरल जो 1773 में बनता है, वारेन हेस्टिंग्स, है ना। इसलिए मुगल सम्राट से नाराज हो जाते हैं, चूंकि अंग्रेजों का संरक्षण छोड़कर मराठों का संरक्षण स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए वारेन हेस्टिंग्स कहता है कि जो मैंने आपको कड़ा और इलाहाबाद दिए थे जिले छीन कर अवध से, मैं आपसे वापस ले रहा हूं। और देखिए क्या किया? वारेन हेस्टिंग ने बाकायदे फिर बनारस की संधि की। 1765 में छीन लिए थे कड़ा और इलाहाबाद जिले अवध से, मुगल सम्राट को दिए। लेकिन जब मुगल सम्राट से नाराज हो गए
तो बनारस की संधि 1772 में की गई बनारस की संधि के तहत फिर अवध से 50 लाख रुपए वसूले और कड़ा इलाहाबाद जिले मुगल सम्राट से छीनकर दोबारा किसको दे दिए? अवध को। ठीक है। और एक घटना और हुई, रुहेलखंड को जीतकर अवध में मिलाया गया अंग्रेजी सेना की सहायता से। 65 में ही यहां अंग्रेजी सेना तैनात हो गई थी अवध में। रुहेलखंड अवध के उत्तर पश्चिम में एक छोटा सा राज्य था, है ना। और मित्रों, स्वतंत्र रुहेलखंड राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? अली मुहम्मद खां रुहेला। ये रोहिल्ला जो जाति है ये पठान थे, है ना। और रोहिल्ला जाति के पठानों अफगानों का ही शासन रुहेलखंड में संचालित हो रहा था इस समय। तो इस जो स्वतंत्र रुहेलखंड राज्य स्थापित किया था उसका नाम था कौन सा? रोहिल्ला पठान, अली मोहम्मद खां रुहेला। तो संस्थापक कौन माने जाते हैं स्वतंत्र रुहेलखंड राज्य के? अली मुहम्मद खां रुहेला। लेकिन इस समय, जिस समय रुहेलखंड को का मामला प्रकाश में आता है, ठीक है, उस समय रुहेलखंड का शासन हाफिज रहमत खां द्वारा संचालित किया जा रहा। ये तो स्वतंत्र रुहेलखंड राज्य के संस्थापक है अली मोहम्मद खां रुहेला, लेकिन इस समय रुहेलखंड का शासन हाफिज रहमत खां के नेतृत्व में संचालित हो रहा है। तो मित्रों, अवध के उत्तर पश्चिम में है रुहेलखंड राज्य। मराठे बुंदेलखंड जीतने के बाद रुहेलखंड की ओर बढ़ रहे थे। ठीक है। यदि मराठे रुहेलखंड पर आक्रमण कर देते तो अवध को खतरा बराबर था, और अवध यदि रुहेलखंड को जीत लेता तो स्वाभाविक है अवध की स्थिति काफी मजबूत हो जाती। इसीलिए अवध का नवाब शुजाउद्दौला भी रुहेलखंड जीतना चाहता था। यहां अंग्रेजी सेना तैनात है। अंग्रेज भी चाहते थे कि रुहेलखंड को जीतकर अवध में मिला लिया जाए। अवध मजबूत होगा तो अंग्रेज मजबूत होंगे। क्यों? क्योंकि अंग्रेज 1765 से ही अवध पर होल्ड किए हुए हैं। तो घटनाक्रम क्या हुआ? पड़ोसियों से वैसे भी नहीं पटती। तो रुहेला सरदार, रुहेलखंड के शासक हाफिज रहमत खां और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच कभी संबंध अच्छे नहीं रहे, लेकिन दोनों पर मराठों के आक्रमण का भय मंडरा रहा था। इसलिए मराठों के विरुद्ध दोनों नज़दीक आए और जून 1772 में हाफिज रहमत खां और शुजाउद्दौला के बीच एक संधि हुई। हाफिज रहमत खां और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच जून 1772 में एक संधि हुई। इस संधि में क्या प्रावधान किया गया? स्वीकार किया। इस संधि में अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने स्वीकार किया कि यदि मराठे रुहेलखंड पर आक्रमण करेंगे तो अवध में तैनात अंग्रेजी सेना की मदद से अवध द्वारा इस मराठा आक्रमण को विफल कर दिया जाएगा। लेकिन बदले में, इस सहयोग के बदले में रुहेलखंड के शासक हाफिज रहमत खां को 40 लाख रुपए देने होंगे। ये शर्त शामिल थी। अवध के नवाब शुजाउद्दौला और रुहेलखंड के शासक हाफिज रहमत खां के बीच जून 1772 में हुई संधि में यह शर्त शामिल थी कि भाई अवध तो मदद करेगा रुहेलखंड की मराठा आक्रमण के, लेकिन बदले में 40 लाख रुपए देने होंगे। मराठों ने जब हमला किया इसी वर्ष रुहेलखंड पर, तो इस संधि के अनुरूप इस मराठा हमले को अवध में तैनात अंग्रेजी सेना की मदद से अवध के द्वारा विफल कर दिया गया। और शर्त के अनुरूप जब हाफिज रहमत खां से इसके बदले, इस सहायता के बदले 40 लाख रुपए मांगे गए, तो हाफिज रहमत खां ने ये रकम अदा करने से मना कर दिया गया। तो फिर हाफिज रहमत खां को
मीरनपुर कटरा एक प्लेस है। कौन सा? मीरनपुर कटरा। हाफिज रहमत खां को मीरनपुर कटरा के युद्ध में पराजित कर मार डाला गया और रुहेलखंड को जीतकर अवध में मिला लिया गया। लेकिन रुहेलखंड के एक छोटे से भाग रामपुर का शासक फैजुल्ला खां रुहेला को घोषित किया गया, है ना, जो स्वतंत्र रुहेलखंड राज्य के संस्थापक अली मोहम्मद खां रुहेला का पुत्र था। ये दिखाने के लिए कि देखो हमने कोई अन्याय नहीं किया, ये रुहेलखंड का शासक रामपुर से शासन कर रहा है। इस तरह अधिकांश भाग जो रुहेलखंड का अवध में मिला लिया गया अन्यायपूर्ण तरीके से। 1775 में शुजाउद्दौला की मृत्यु हो जाती है, तो कौन? उनके पुत्र आसफुद्दौला अवध के नवाब बनते हैं। कौन? आसफुद्दौला। कुछ बड़े महत्वपूर्ण कार्य इन्हीं के समय से लखनऊ की नवाबी शुरू हुई। देखिए, आसफुद्दौला ने ही अवध की राजधानी फैजाबाद से बदल कर लखनऊ कर दी थी। किसने? आसफुद्दौला ने ही अवध की राजधानी फैजाबाद से बदल कर क्या कर दी? लखनऊ कर दी थी। और आप ये जान लीजिए, लखनऊ की प्रसिद्ध इमारत है लखनऊ का इमाम बाड़ा, इन्हीं आसफुद्दौला के कार्यकाल में बनाया गया था। और दीवान थे झाऊलाल। कौन थे? झाऊलाल। तो आसफुद्दौला के दीवान झाऊलाल की देखरेख में ही लखनऊ का प्रसिद्ध इमाम बाड़ा बना था। बहरहाल इनकी अपनी मां दादी से नहीं पटती थी, है ना। आपको बता दूं कि आसफुद्दौला से वारेन हेस्टिंग्स ने फैजाबाद की संधि की, और इस संधि में कई बातें शामिल थी जो महत्वपूर्ण बात है। इसी संधि के तहत फैजाबाद में हुई थी, ये अपना कहां से फिर बाद में लखनऊ से शासन करने लगता है। तो फैजाबाद की संधि की आसफुद्दौला से अंग्रेजों ने, वारेन हेस्टिंग्स था, और इस संधि के तहत 50 लाख रुपए वसूलने के बदले, किससे वसूले? अवध की बेगमों से। मित्रों एक बात याद रखिएगा, अवध की बेगमों में नवाब की माता बहू बेगम और दादी बुर्रा बेगम, इन्हें अवध की बेगमों के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। किसकी माता? नवाब आसफुद्दौला की माता बहू बेगम और दादी बुर्रा बेगम। ये अवध के बेगमों के नाम से जानी जाती। तो फैजाबाद की संधि के तहत अवध की बेगमों की कोष की सुरक्षा की गारंटी किसने ली? अंग्रेजों ने। लेकिन फ्री में नहीं, इसके बदले 50 लाख रुपए अवध की बेगमों से वसूले। इसी फैजाबाद की संधि के तहत अवध में तैनात अंग्रेजी सेना का खर्च बढ़ा दिया गया, जबकि अवध के नवाब पर अंग्रेजी कंपनी का 15 लाख रुपए पहले से बकाया था। ऊपर से और कहा जो अवध में सेना तैनात है, पहले जो दे रहे थे कम पड़ रहा है और बढ़ा दिया, जबकि अवध पर 15 लाख रुपए ऑलरेडी अंग्रेजों का बकाया था। और जब आसफुद्दौला से, देखिए कैसे बेगमों के प्रति दुर्व्यवहार करते हैं वारेन हेस्टिंग्स, जब आसफुद्दौला से कहा गया कि भाई आप अंग्रेजी कंपनी की बकाया राशि अदा करिए, ठीक है, तो आसफुद्दौला ने अंग्रेजी कंपनी का धन अदा करने में असमर्थता जताई और कहा
आसफुद्दौला ने कि कोस तो फैजाबाद में है जिस पर अवध की बेगमों का कब्जा है ना, आप वहाँ से वसूल सकते हैं। जब ये संकेत आसफुद्दौला की तरफ से मिला अंग्रेजों को, वारेन हेस्टिंग्स को देखिए कितना धूर्तता की इसने। वारेन हेस्टिंग्स ने अवध में तैनात रेजिडेंट मिडल्टन को तुरंत आदेश दिया कि आप जा कर के, नवाब नहीं दे रहा कंपनी का पैसा, तो आप अवध के बेगमों के कोष से जाकर वसूलो। और अंग्रेज रेजिडेंट राजदूत जो अवध में तैनात थे मिडल्टन, वो अंग्रेजी सेना लेकर फैजाबाद जाते हैं और अवध की बेगमों के कोष को लूटते हैं अंग्रेज। 1,05,00,000 रुपए अवध की बेगमों के कोष से अंग्रेज प्राप्त करते हैं। और इस कोष की सुरक्षा में हिजड़े तैनात थे। अंग्रेज सैनिक उन हिजड़ों पर बहुत अत्याचार करते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं। और इस अत्याचारपूर्ण कार्रवाई की कड़ी आलोचना एक अंग्रेज अल्फ्रेड लायल द्वारा की गई। किसके द्वारा? अल्फ्रेड लायल द्वारा। ये तो हुई अवध की बेगमों के प्रति दुर्व्यवहार का मामला। आसफुद्दौला के समय ही बनारस के राजा चेत सिंह के प्रति दुर्व्यवहार का मामला भी प्रकाश में आया। ये घटना भी घटित हुई। आप जानते हैं बनारस का राजघराना अंग्रेजों ने ही प्रोड्यूस किया था। कब? 1765 में। वही बक्सर के युद्ध के बाद जो शुजाउद्दौला से संधि की थी। कड़ा और इलाहाबाद तो मुगल बादशाह को दे दिए, लेकिन बनारस की जागीर किसको दिलवाई थी अंग्रेजों ने? याद करिए, अपने हितैषी बलवंत सिंह को दिलवाई थी। और बलवंत सिंह अवध के सामंत की हैसियत से बनारस के राजा के रूप में कार्य कर रहे थे। और बलवंत सिंह 22.5 लाख रुपए अवध को वार्षिक दे रहे थे संधि के अनुरूप। अब बनारस के राजा चेत सिंह की मृत्यु 1770 ईस्वी में हो गई। ठीक है, सॉरी, बनारस के राजा बलवंत सिंह की मृत्यु 1770 ईस्वी में हो गई, तो चेत सिंह राजा बने। बलवंत सिंह की मृत्यु के बाद 1770 में कौन? उनके पुत्र चेत सिंह बनारस के राजा बने। तो फिर वारेन हेस्टिंग्स ने जब 1772 में गवर्नर बंगाल का बना और फिर गवर्नर जनरल बना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुरूप, तो इसी वारेन हेस्टिंग्स ने चेत सिंह से संधि की। ठीक है, क्या संधि की चेत सिंह से वारेन हेस्टिंग्स ने? कि आप जो 22.5 लाख रुपए वार्षिक अवध को दे रहे हो, वो रकम आप कंपनी के राजकोष में जमा करोगे, यानी अंग्रेजों को दोगे, अवध को नहीं दोगे। देखिए अंग्रेजों के कारनामे। तो जब बलवंत सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र चेत सिंह राजा बने 1770 में, फिर गवर्नर जनरल बना वारेन हेस्टिंग्स। पहले बंगाल का गवर्नर 72 में बनकर आया। उसने चेत सिंह से संधि की, कहा अवध को दी जाने वाली 22.5 लाख रुपए वार्षिक धनराशि आप कंपनी के राजकोष में जमा करोगे, अर्थात अंग्रेजों को दोगे। इसके अलावा आपसे कोई धनराशि नहीं ली जाएगी। ठीक है, अब वो रकम किसको मिलने लगी? जो अवध को मिलती थी, अंग्रेजों को। इसके बावजूद चेत सिंह से वारेन हेस्टिंग्स ने लगातार धन की मांग की। जब चेत सिंह ने धन अदा करने में असमर्थता जताई, तो इन पर 40 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया गया। कुछ किताबों में लिखा है 50 लाख का जुर्माना किया गया। ठीक है, जो भी हो, 40 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया गया वारेन हेस्टिंग्स द्वारा चेत सिंह पर। जब वो जुर्माने की धनराशि चेत सिंह ने अदा नहीं की, तो उनके प्रति दुर्व्यवहार करते हुए वारेन हेस्टिंग्स ने अंग्रेजी सेना बनारस भेज दी और चेत सिंह को बंदी बनाने तक का प्रयास किया, लेकिन चेत सिंह बच निकलने में सफल रहे। ग्वालियर चले गए, फिर लौटकर बनारस कभी नहीं आए। और चेत सिंह के बाद उन महीप नारायण सिंह को बनारस का राजा
नियुक्त किया गया। महीप नारायण सिंह ने वो 40 लाख जो हर्जाने की धनराशि है वारेन हेस्टिंग को अदा की, अंग्रेजों को अदा की। ठीक है ना। तो देख रहे हैं, अवध की बेगमों का मामला हो या बनारस के राजा चेत सिंह का मामला हो, इतने अनैतिक कार्य है ना, इतने अनैतिक कार्य वारेन हेस्टिंग्स ने किए थे भारत में कि ब्रिटिश संसद में भारत में किए गए इन अन्यायपूर्ण कारनामों को लेकर एडमंड बर्क ने, जो एक सांसद थे, वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग लगाया था। आप जानते हैं, भले ये महाभियोग पारित नहीं हुआ, लेकिन ये बहुत बड़ी बात थी कि ब्रिटिश संसद में एक ब्रिटिशर्स द्वारा, एक वहीं के सांसद द्वारा महाभियोग का प्रस्ताव फेस किया वारेन हेस्टिंग्स ने। ऐसा प्रस्ताव फेस करने वाला ये पहला अंग्रेज था। ठीक है। बहरहाल फिर आसफुद्दौला की मृत्यु के बाद वजीर अली 1 साल तक अवध के नवाब रहे। वजीर अली के बाद सआदत अली खां। कौन? सआदत अली खां अब आपके अवध के नवाब बने और सआदत अली खां ने ही 1801 में वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार कर ली। सेना तो पहले से तैनात थी, बाकायदे सहायक संधि 1801 में अवध ने स्वीकार की। कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। वेलेजली आएगा तभी तो सहायक संधि आएगी। और 1801 में अवध ने जब सहायक संधि स्वीकार कर ली तो अंग्रेजों का हस्तक्षेप अवध राज्य में और ज़्यादा बढ़ गया और अंग्रेजों के इस हस्तक्षेप के चलते अवध में कुशासन व्याप्त होता चला गया, है ना। लेकिन याद करिए, उसी कुशासन के आरोप में अवध को जबरन विलय किया जाएगा। सआदत अली खां के बाद नाम के अवध के नवाब हुए, है ना। सआदत अली खां के बाद क्रमशः गाजीउद्दीन हैदर, नासिरुद्दीन हैदर, फिर मोहम्मद अली शाह, फिर अमजद अली शाह, अंत में वाजिद अली शाह। और वाजिद अली शाह के पुत्र थे कौन? विरजीस कादिर या विरजीस कद्र लिख सकते हैं, दोनों तरह लिखा मिलता है। विरजीस कादिर, विरजीस शाह है कादिर। गवर्नर जनरल था इस समय कौन? डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, जिसने गोद लेने, उत्तराधिकारी गोद लेने की प्रथा का निषेध करते हुए, है ना, भारतीय राज्यों को हड़पने की नीति अपनाई थी। लेकिन यहाँ तो गोद लिया नहीं था। वाजिद अली शाह के सगे पुत्र थे विरजीस कादिर। इसके बावजूद कुशासन का आरोप लगा करके वाजिद अली शाह जब अवध के नवाब थे, कुशासन का आरोप लगा करके, है ना, अंग्रेजों ने यानी डलहौजी ने अवध का विलय कर लिया। और अवध में तैनात थे रेजिडेंट जेम्स आउट्रम। जेम्स आउट्रम द्वारा भेजी गई कुशासन संबंधी रिपोर्ट को आधार बनाकर डलहौजी ने 1856 में अवध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया था। जेम्स आउट्रम के पहले कर्नल स्लीमैन जिन्होंने ठगी प्रथा का अंत किया था भारत में, जेम्स आउट्रम के जस्ट पहले अवध के रेजिडेंट कौन थे? कर्नल स्लीमैन। उन्होंने अवध में व्याप्त कुशासन की रिपोर्ट तो भेजी थी गवर्नर जनरल को, लेकिन अवध का विलय किए जाने का विरोध किया था। इसलिए जेम्स आउट्रम द्वारा भेजी गई कुशासन संबंधी रिपोर्ट को आधार बनाकर डलहौजी ने अवध का विलय 1856 में कर लिया। और ये जो कुशासन की बात कर रहे हैं हम, उसमें देखेंगे कुशासन अंग्रेजों के हस्तक्षेप के कारण ही अवध में बढ़ा था, उसी का आरोप लगाया, है ना। और देखिए कितने लंबे समय तक 1765 से लेकर 1856 तक अपने साम्राज्यवादी औपनिवेशिक हितों को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों ने किस तरह अवध का शोषण किया, आर्थिक दोहन किया। मैं पहले भी बताया था, इसीलिए अवध को अंग्रेजों की दुधारू गाय, अंग्रेजों की धाय माँ कहा जाता है, ठीक है। और आपको पता होगा
कि लखनऊ का जो बड़े हनुमान जी का मंदिर है प्रसिद्ध, वो लखनऊ के नवाब यानी अवध के नवाब सादत अली खां के सहयोग से बनकर तैयार हुआ था। ये धार्मिक सहिष्णुता का उदाहरण अवध के नवाबों में खूब प्रस्तुत किया है ना। तो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर समाप्त करूँगा। ये तो विजय कंप्लीट होती है 56 से। विजय के साथ साथ क्या क्या व्यवस्था इन्होंने शासन के लिए अपनाई, इनकी आय के स्रोत क्या क्या रहे और उसको किस तरह वसूला, इस सब पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।